क्या नाम है? जो लाइव ऑनलाइन करेगा प्लीज कंफर्म करना ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? जय श्री श्याम, प्रणाम, सुप्रभात, ओके, संस्कार क्लियर है मतलब। चलो स्टार्ट करते हैं। प्रणाम सर, क्या बात है, मंदिर जैसा माहौल है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग करने वाले कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस हमारे कॉस्ट का, जो एक चैप्टर का प्रॉपर कंसेप्ट रिलेटेड नहीं है, पर बस एक क्वेश्चन है। पहले हम लोग करते हैं मटेरियल का 2 क्वेश्चन, उसके बाद ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम लेबर का एक क्वेश्चन, उसके बाद जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन, और बाद में बजट में रेशियोज कुछ कैलकुलेट करना है उसका एक क्वेश्चन। सो आज का क्लास एकदम सिंपल, 5 क्वेश्चंस। चलो एक काम करें, स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन स्टॉक आउट एंड प्रोबेबिलिटी एनालिसिस के साथ। ये क्वेश्चन के अंदर में कंसेप्ट का जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अपने आप समझेंगे। आप बस खाली 2-3 फॉर्मूला बता देना कि मटेरियल चैप्टर का है। एक फॉर्मूला था ईओक्यू का, √2a/c। एक था रीऑर्डर लेवल का, डैश इंटू डैश, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। एक था ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालेंगे इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और यार एक टोटल कैरिंग कॉस्ट का एक फॉर्मूला था, Q/2 इंटू सी। अगर वही बाई चांस क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आ जाए तो फॉर्मूला में हल्का सा बदलाव आएगा, तब ये आएगा Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू सी। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। करेक्ट, आरओएल भी चेंज होता है, तो उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाता है, अगर सेफ्टी स्टॉक रहे तो सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम। चलो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन तुम लोगों को याद हो, ये सब क्वेश्चन जब करते थे आईपीएल लिमिटेड वाला। चलो, IPL Limited uses a small casting in one of its finished product. मेरा IPL Limited क्या करता है, कास्टिंग को यूज करता है एक फिनिश गुड्स को बनाने में। तो भाई फिनिश गुड्स को बनाने के लिए जो चीज लगे वो उसका रॉ मटेरियल है, तो कास्टिंग्स यहां पर क्या है, उसका रॉ मटेरियल। द कास्टिंग्स आर परचेज फ्रॉम अ फाउंड्री, कास्टिंग्स को परचेज करते हैं एक फाउंड्री या फैक्ट्री से। तुम लोग ना खोजना है एओसी। IPL Limited purchases 54,000 castings per year। ये साल भर में कितना रॉ मटेरियल परचेज करने वाला है, 54,000। ये क्या आ जाएगा, ए एनुअल परचेज एट कॉस्ट ऑफ ₹800 पर कास्टिंग। कौन से रेट में, 800 के रेट में। द कास्टिंग्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर, यानी जो साल भर में 54,000 परचेज कर रहे हैं, ये इवनली यूज करते हैं साल भर में इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन अ 360 डे पर ईयर बेसिस। बताओ ये लाइन से तुम लोग क्या निकाल सकता है। साल भर में 54,000 यूज करना है, इवनली यूज करते हैं साल भर 360 दिनों में। नॉर्मल कंजम्पशन कितना आ जाएगा, नॉर्मल कंजम्पशन एक बार कैलकुलेट करना। नॉर्मल कंजम्पशन आ जाएगा, साल भर में 54,000 यूज करना है, साल में दिन है 360, यानी डेली कितना यूज करना है, 150। और एक बात बोली, ये नॉर्मल है, ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम है। कारण क्या, ये इवनली यूज करता है साल भर, यानी डेली सेम क्वांटिटी यूज करता है। तो यही मैक्सिमम कंजम्पशन, यही मिनिमम, यही नॉर्मल। डन। अगला लाइन पढ़ के जरा ओ और सी खोजना। द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इट कॉस्ट ₹9,000 टू प्लेस अ सिंगल परचेज ऑर्डर। मेरा हर एक ऑर्डर देने का खर्चा है 9,000, मतलब ये आ गया ओ। And about ₹300 to carry one casting in inventory for a year। कैरी करने का कॉस्ट है, मतलब कैरिंग कॉस्ट, वन कास्टिंग यानी पर यूनिट, फॉर ईयर यानी पर एनम। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सी। ए आया, ओ आया, सी आया। मेरे को पहला पार्ट निकालना है ईओक्यू, ये तुम लोग अपने आप पढ़ लेना। अब आगे यहां पे कुछ ज्ञान बांटा है। ये हाई कैरिंग कॉस्ट क्यों है, क्योंकि मेरे को ना कंट्रोल टेम्परेचर में रखना पड़ता है, ह्यूमिडिटी रखना पड़ता है, हाई कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस। ज्ञान का बात, आई डोंट केयर। अब ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका कारण है ये पर्टिकुलर पैराग्राफ।
पढ़ दो। डिलीवरी फ्रॉम फाउंड्री जनरली टेक 6 days। जो कास्टिंग से हम लोग परचेज करते हैं फाउंड्री से, और बोलते हैं जनरली 6 दिन लगेगा। जनरली 6 दिन लगेगा, मतलब ये क्या है? ये कौन है? वो हमारा है। जनरली लगेगा 6 दिन, जनरली लगेगा 6 दिन। बताओ ये क्या हुआ? क्या हुआ? नॉर्मल, आगे वर्ड बोलो। ये क्या हुआ? जनरली या यूजुअली या नॉर्मली, एक ही मतलब है। ये मेरा क्या है? नॉर्मल लीड टाइम। बट इट कैन टेक एज मच एज 10 days। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लीड टाइम। यानी नॉर्मली 6 दिन में आता है, पर आने को ये 10 दिन भी लगा सकता है। द डेज ऑफ डिलीवरी टाइम एंड परसेंटेज ऑफ देयर अकरेंस आर शोन इन द फॉलोइंग टैबुलेशन। यानी डिलीवरी डे इधर रहेगा 6 दिन, या रहेगा 7, या रहेगा 8, या रहेगा 9, या रहेगा 10। अब ये सारे दिन में आने का परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस यानी प्रोबेबिलिटी क्या है वो दिया हुआ है। 6 दिन में आएगा चांस है 75%, 7 दिन आएगा 10% चांस, 8, 9, 10 का 5% चांस। पहला निकालना है ईओक्यू, कैलकुलेटर में निकालकर खत्म करो। हम भी निकाल लेते हैं। मेरा ए का वैल्यू ये रहा, ओ का वैल्यू ये था, सी का वैल्यू ये था। ईओक्यू एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना आएगा? 1300। पहला वाला आना चाहिए, देखना 1800। 1800 कास्टिंग्स, यानी साल भर में खरीद रहे हैं 54,000, हर एक बार में ले रहे हैं 1800। तो ईओक्यू तो हो गया। अब करते हैं पार्ट 2। क्या लिखा हुआ है? अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम। अज्यूम करो कंपनी को ना। अज्यूम द कंपनी इज विलिंग टू अज्यूम अ 15% रिस्क ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक। यानी मान लो एक बार मेरा कंपनी ना रिस्क लेना चाहता है 15% आउट ऑफ स्टॉक का, तब उस सिनेरियो में कैलकुलेट करना है सेफ्टी स्टॉक क्या रहेगा और रीऑर्डर पॉइंट। रीऑर्डर पॉइंट का मतलब होता है कब ये वापस से ऑर्डर देगा, मतलब रीऑर्डर लेवल। तो देखो जनरली क्या होता है, हर एक कंपनी कोई स्टॉक आउट रिस्क नहीं लेना चाहता। कोई जनरली कंपनी जब रीऑर्डर लेवल निकालता तो क्या करता था? मैक्स इंटू मैक्स। मैक्स इंटू मैक्स देने का कारण क्या? कुछ भी हो जाए मेरा स्टॉक खत्म ना हो। पर ये क्वेश्चन में ना इस कंपनी को रिस्क लेना है, कितना परसेंट रिस्क लेना है? 15%। तो अगर नॉर्मल आरओएल होता तो फॉर्मूला होता मैक्सिमम कंजम्पशन 150 इंटू मैक्सिमम लीड टाइम, वो रहता 10। तो अगर ये 1500 यूनिट में ऑर्डर दे तो भाई कुछ भी हो जाए मेरा स्टॉक खत्म नहीं होगा। कारण क्या है? सप्लायर 10 दिन लगाएगा ज्यादा से ज्यादा, और डेली हम 150 यूज कर पाएगा, यानी 1500 ज्यादा तो यूज नहीं कर पाएगा। यानी 1500 में मेरा रिस्क है कुछ नहीं। पर भाई ये कंपनी को रिस्क लेना है। कितना रिस्क लेना है? 15% रिस्क लेना है। तो तुम लोग बताओ, अगर ये 15% रिस्क ले रहा है, खाली एक आंसर देना, अगर ये 15% रिस्क ले रहा है तो ये कितना डेज अज्यूम करेगा? 10 दिन अगर मानता तो 0 रिस्क, पर इसको रिस्क लेना है। तो तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ 15% रिस्क में नंबर ऑफ डेज वो क्या लेगा? मेरे हिसाब से आना चाहिए 7 दिन। देखो 7 नजर में आया? नहीं आया। आया? हवाई मैम कैसे आया? 15 डेज में 15%। करेक्ट। देखो यहां पे 15% रिस्क ले रहा है। क्वेश्चन उठता है 15% रिस्क ले रहा है तो 15% आने का डिलीवरी का चांस क्या था? उल्टा देखो, 10वां दिन आने का 5% चांस है, 9th डे आने का 5% चांस है, 8वां दिन आने का 5% चांस है, यानी कुल मिलाकर देखो 15 हो गया। यानी पता है इतने का वो रिस्क ले रहा है, इतने का वो रिस्क ले रहा है, यानी पता है वो अपना मैक्सिमम लीड टाइम क्या अज्यूम कर रहा है? 7 दिन। यानी ये जब आरओएल निकालेगा तो ये निकालेगा 150 इंटू 7 1050, यानी 1050 में ऑर्डर दिया। अब अगर मान लो सप्लायर 6 दिन में आ जाए तो कितना यूज करेगा? 150 इंटू 6 900 स्टॉक था। अगर मान लो सप्लायर 7 दिन लगा दे तो हम कितना यूज करेगा? 150 इंटू 7 1050, उतना भी स्टॉक है। पता है लोचा कब होगा? अगर मान लो सप्लायर 8वां दिन लगा दिया तो 150 इंटू 8 1200 यूज करना चाहिए, पर भाई उतना तो स्टॉक नहीं है, स्टॉक आउट। उससे बड़ा लोचा होगा अगर सप्लायर 9 दिन लगा दिया तो भी स्टॉक आउट, और अगर 10वां दिन लगा दिया तो भी स्टॉक आउट। यानी 8 9 और 10 दिन लगाया तो स्टॉक आउट हो जाएगा, और 8 9 और 10 दिन में आने का चांस क्या है? 5 5 5 मिला के 15। यानी जब भी ये लीड टाइम अगर ये 7 डेज अज्यूम करेगा तो ये रिस्क ले रहा है।
कौन सा रिस्क ले रहा है? अगर 7 दिन के बाद आए तो क्या होगा? यानी 8, 9 या 10, कुल मिला के प्रोबेबिलिटी क्या है? 15। तो 7 दिन माना मतलब ये कितने का रिस्क ले रहा है? रिमेनिंग 8, 9, 10 दिन का, जिसका प्रोबेबिलिटी 15% था। एक मिनट, कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ पढ़े थे, याद आ रहे हैं? तो मेरे को कैलकुलेट करना है रीऑर्डर पॉइंट। तो रीऑर्डर पॉइंट क्या आएगा? 150 into 7, 1050। ये पहला। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है सेफ्टी स्टॉक। अच्छा, मान लीजिए कुछ ऐसा 35% रिस्क होता तो कितना दिन लेते? 35 होता तो यहां पे इंटरपोलेशन लगता, आज जो हमारे इंटर के सिलेबस में नहीं है। इंटरपोलेशन, नॉट एन इंटर। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है सेफ्टी स्टॉक। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है सेफ्टी स्टॉक कैसे मिलेगा? अब देखो सेफ्टी स्टॉक कैसे आएगा। एक बार देखो तो नॉर्मल लीड टाइम क्या था? पर हम ये सिनेरियो में कितना लीड टाइम मान रहा है? 7। जनरली 6 दिन में आ जाएगा, हम फिर भी 7 दिन मान रहा है, यानी हम नॉर्मल से तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चला। जितना दिन एक दिन एक्स्ट्रा लेके चला वही मेरा क्या है? सेफ्टी स्टॉक। यानी एक दिन में जितना एक्स्ट्रा यूज हो जाता उतना हम सेफ्टी लेके चल रहा है। नॉर्मली 6 दिन में आएगा, पर हम तब भी 7 माना, तो एक दिन हम अपने हिसाब से सेफ्टी लेके चला, तो जो एक दिन में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? सेफ्टी स्टॉक। तो पता है मेरा सेफ्टी स्टॉक कितना आ जाएगा? 1 into 150 कितना आ जाएगा? 150। ठीक। अब देखो रीऑर्डर लेवल निकाले, एक ये तरीका था, या इसका एक और तरीका हो सकता था। सिंस देखो हमारे क्वेश्चन में सेफ्टी स्टॉक आ गया तो आरओएल का फॉर्मूला चेंज होता। मेरा फॉर्मूला क्या आता? सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक कितना है? 150। नॉर्मल कंजम्पशन पर डे कितना है? 150। नॉर्मल लीड टाइम क्या है? 6 दिन, तो 150 इंटू 6, 900 प्लस 150 कितना आ जाएगा? 1050। तो जैसा मन चाहे करना, आंसर दोनों में सेम आएगा। नहीं, नोट का जरूरत नहीं है। ये जो फॉर्मूला बना ना, वो ऑटोमेटिकली इस फॉर्मूला को इनकॉर्पोरेट कर लिया, इसीलिए फर्क नहीं पड़ेगा। पर बेटर हमेशा होता है पहले सेफ्टी स्टॉक निकालो, बाद में रीऑर्डर लेवल के फॉर्मूला निकालो। ठीक। अब हम चाहेंगे एक बार आप लोग पार्ट 3 एक बार जरा स्वयं पढ़े और कैलकुलेट करने का प्रयास करें। पहला निकालना सेफ्टी स्टॉक, अगला रीऑर्डर लेवल। सही बोल रहा है, ऐसा तो एक ही सम है, ऐसा एक ही सम है, करेक्ट। तो देखो यहां पे सेफ्टी स्टॉक आया था 150 इंटू 1, क्योंकि एक ही दिन का हम लोग लेके चले, और रीऑर्डर लेवल निकाले थे सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल लीड टाइम, वो था 150 प्लस 150 इंटू 6, 1050। एक बार जरा पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एक बार ट्राई करना सब पढ़ने का। एक बार पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। पहले बताओ जो 5% रिस्क ले रहा है, तुम लोग लीड टाइम यहां पे क्या अज्यूम किया? 9 डेज किया। जनरली आता है 6 दिन में, पर हम मान रहे हैं 9 दिन। यानी कितना दिन का सेफ्टी लेके चल रहा है? 3 दिन। तो मेरा सेफ्टी स्टॉक क्या आ जाएगा? 3 दिन में जितना यूज करते, कितना यूज करते? 150 इंटू 3, 450। सही। अगला क्वेश्चन उठता है रीऑर्डर लेवल कैसे आएगा? सेफ्टी स्टॉक है 450 प्लस नॉर्मल कंजम्पशन कितना है? 150 यूनिट पर डे, और नॉर्मल लीड टाइम कितना है? 6 दिन, यानी मिलाकर पता कितना आ जाएगा? 1350 यूनिट। क्लियर है ना यहां तक? अब एक बार ट्राई करो ना पार्ट 4 और पार्ट 5 पढ़ने का अपने आप। पार्ट 4, पार्ट 5। अब आगे बोलता है अज्यूम 5% स्टॉक आउट रिस्क, यानी तीसरा पार्ट का बात कर रहा है। अब कैलकुलेट करो मेरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट कितना आने वाला है साल भर में। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हम लोग को पता था पहले। वो लगाएंगे, पहले कैलकुलेट करेंगे साल में कितनी बार ऑर्डर देना है। तो देखो 54,000 खरीदना है, और हर एक बार में एक सेम यूपी हम लोग कितना निकाला था? 1800। साल भर में देखो 54,000 खरीदना है, और हर एक बार में ले रहे हैं 1800 करके, यानी साल में कितनी बार ऑर्डर देना पड़ेगा? यहां पे हम कैलकुलेट करें। साल भर में खरीदना है 54,000, हर एक बार में ले 1800 करके, यानी साल में ऑर्डर देना पड़ेगा 30 बार।
और मेरा हर एक बार ऑर्डर देने का खर्चा क्या लगता था? मेरा हर एक बार ऑर्डर देने का खर्चा क्या लगता था? 9,000। तो 30 बार के लिए क्या लगेगा? 30 इंटू 9,000 कितना हो जाएगा? 2,70,000। सही है ना यहां तक? ठीक। अगला कैलकुलेट करना कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट ढंग से निकालना। नॉर्मल फॉर्मूला है Q बाई 2 इंटू सी, पर यहां पे बोलते हैं कौन सा सिनेरियो लेकर चलो 5% स्टॉक आउट रिस्क का। आप बताओ ये वाला बात क्यों लिखा? आप बोलते हैं ये वाला सिचुएशन लेके चलो, ये बताओ ये बात क्यों लिखा? क्योंकि सेफ्टी स्टॉक भी है, और जैसे ही सेफ्टी स्टॉक आएगा तो मेरा कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। फॉर्मूला Q बाई 2 इंटू सी नहीं रहेगा, Q बाई 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक इंटू सी। ठीक। Q कितना है? Q कितना है? जितना एक बार में खरीदे 1800 डिवाइडेड बाय 2 एवरेज बनाने के लिए, और सेफ्टी स्टॉक कितना है? 450 इंटू करेंगे सी कितना था? सी कितना था? सी कितना है? 300। आई थिंक क्या आएगा? 4,05,000। सही है ना यहां तक? पार्ट 5 एक और यूक्यू निकालना है, वो हम चाहेगा खुद निकालो। यहां पे ए सेम रह गया, ओ और सी बदल गया, नया यूक्यू निकालना है। ट्राई करो अपने पढ़ने का। 1800 कैसे आया? 1800 कैसे आया? कार्तिक 1800 आया था यूक्यू। यूक्यू हम लोग कैलकुलेट किए थे 1800। तो मेरा कैरिंग कॉस्ट किस पे लगेगा? जितना यूनिट एक बार में परचेज करते हैं। एक बार में क्या परचेज किए? जितना मेरा यूक्यू आया था 1800, इसीलिए 1800 बाई 2 होना चाहिए था। पर अगर बाई चांस कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहा है तो सेफ्टी स्टॉक पे साल भर लगता रहेगा, इसीलिए ऐड किए सेफ्टी स्टॉक। तुम लोग पार्ट 5 ट्राई करो कैलकुलेट करने का, कितना आएगा? ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो, घबराओ नहीं घबराओ नहीं। क्या लिखा है? रेफर टू द ओरिजिनल डेटा। हाँ कर लिए, चल ठीक है। Assume that using process re-engineering, the company reduces its cost of placing a purchase order to only 600 रुपया। तो ये आ गया मेरा नया ओ। और आगे बोलते हैं, in addition company estimates that when the waste and inefficiency caused by inventory are considered। कितना ज्ञान बांटा है, सब गया भाड़ में। सीधा देखो क्या बात कर रहा है। The true cost of carrying a unit, carrying cost a unit per unit in stock is 720 per year। ये क्या आ जाएगा? सी। अब देखो नया ओ दिया है, नया सी दिया है, पर ए के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब पुराना सेम रह जाएगा। पुराना कितना था? पुराना कितना था? 54,000, यानी ए रह जाएगा सेम 54,000। कैलकुलेट करना है नया ईओक्यू क्या आएगा? तो रूट ओवर 2 इंटू 54,000 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 720। ये आने वाला है, ये आने वाला है 300 यूनिट्स। ठीक। अब अगला पार्ट में पूछता है, हाउ फ्रीक्वेंटली वुड द कंपनी बी प्लेसिंग एन ऑर्डर। हाउ फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या? यहां पे क्या निकालना है? हर कितने दिनों में ऑर्डर दे। अब हर कितने दिनों में ऑर्डर दे वो तो तब मिलेगा जब पहले पता चले साल में कितनी बार ऑर्डर दे। कितनी बार ऑर्डर देंगे? देखो साल भर में चाहिए था 54,000, हर एक बार में लेते हैं 300 300 करके। यानी साल में कितनी बार ऑर्डर देना है मेरे को मिल जाएगा, और 360 को उससे डिवाइड करेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेसिंग दी ऑर्डर। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो ये आने वाला है, पहले नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले, साल भर में चाहिए 54,000, हर एक बार में लेते हैं 300 करके, यानी साल में ऑर्डर कितना आ जाएगा? 180 टाइम्स, और साल में दिन 365 360 जो मन चाहे मानना। कहां दिया गया वो? अच्छा पहला दिन में लिखा है 360 डेज। हाँ ओके। यानी मेरा फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा? साल में 180 बार ऑर्डर दे रहा है, साल में दिन 360 है, तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 360 डिवाइड बाई 180 कितना मिल जाएगा? 2 डेज।
करेक्ट, तो पुराना वाला भी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना आएगा पुराने वाले में? 54,000 चाहिए था, 1800 करके लेते थे, यानी कितना ऑर्डर्स आएगा? 30, और फ्रीक्वेंसी क्या आएगा? 360 डिवाइडेड बाय 30, 12 दिन। सही है ना यहां तक? डन। 5 में से पहला डन। यानी इसमें बस खाली सेकंड और थर्ड पार्ट अच्छा था। वो रिस्क वाला चीज समझ गए ना, 15% और 5% रिस्क उल्टा चलते हुए, तो मेरा क्वेश्चन बाकी हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन एक और अच्छा क्वेश्चन, सारा ही अच्छा क्वेश्चन आज। चलो ये वाला क्वेश्चन, अब इसका नाम पूरा नहीं करेगा, खाली हम पहला 2 लाइन लिखकर छोड़ देगा, फिर आगे अपने आप कंप्लीट करना। ये क्वेश्चन में मेरे को निकालना है ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या होना चाहिए। एक और ये क्वेश्चन का 2 मिनट का बैकग्राउंड। जनरली क्या होता है ना, एक कंपनी अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन ना करे, तो जैसे मान लो ये तुम कौन है? सोनल। मान लो सोनल आती है मेरे पास, हम ये एग्जांपल दिया तो तुमको याद आएगा। सोनल आती है मेरे पास, हम बोला यस मैडम क्या चाहिए, मान लो मेरा वो है, ठीक है, एक छोटा सा वो शॉप है मेरा एक, ठीक है। यही मेरे को आके बोली भैया मैगी दो, कुछ ज्यादा ना एग्जांपल। हम बोला भैया मैगी दो, हम बोला नहीं सोनल खत्म हो गया, जाओ घर जाओ। ये चली गई। नेक्स्ट डे वापस आई, बोली भैया मैगी दो, हम बोला नहीं सोनल घर जाओ, आज रोटी सब्जी खाओ, जाओ जाओ। नेक्स्ट डे वापस आई, मैगी, हम बोला नहीं खत्म हो गया। अब 4, 5, 6, 7 दिन बाद ये मेरे को बोलेगी मैगी आया, हम बोला नहीं आया। अब बोलेगी मैगी के अलावा कोई भी नूडल्स है, हम बोला हाँ है। ये पूछी कौन सा है, हम बोला ईपी है। अब बोला जो भी एक काम करो आप मेरे को यही दे दो, हम इसको ये देगा। ये घर जाकर बना के खाएगी, और घर जाके बना के खाई, और मान लो अगर इसको इसका टेस्ट अच्छा लग गया, तो क्या लगता है जीवन में अगली बार आके मैगी मांगेगी? कभी नहीं मांगेगी। यदि पता है अगर बाई चांस एक स्टॉक खत्म हो जाए, तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा टेंशन का बात है। एक बार का जो लॉस होगा सेल का, वो नुकसान नहीं है, लॉस वो रहेगा कि अगर मान लो इसको कोई और सब्स्टिट्यूट अच्छा लग गया, तो जीवन भर के लिए ये मैगी की नहीं इप्पी की हो गई। तब इस सिनेरियो में एक कंपनी स्टॉकआउट को अवॉइड करने के लिए पता है साल भर अपने पास क्या मेंटेन करना चाहेगा? सेफ्टी स्टॉक। अब झमेला ये है ना कि अगर साल भर ये सेफ्टी स्टॉक रखेगा, बुद्धि लगाना, अगर ये साल भर सेफ्टी स्टॉक रखेगा, तो बताओ सेफ्टी स्टॉक रखने पे इसका कौन सा खर्चा लगेगा? कैरिंग कॉस्ट। सेफ्टी स्टॉक रखा तो कैरिंग कॉस्ट लग जाएगा। अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा तो हो सकता है मैगी खत्म हो जाए, और स्टॉकआउट हो गया तो स्टॉकआउट की वजह से नुकसान हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है, इसको निकालना है कौन सा सेफ्टी स्टॉक रखे ताकि कैरिंग कॉस्ट और जो स्टॉकआउट की वजह से नुकसान हो रहा है वो मिलाकर क्या रहे? मिनिमम। बैकग्राउंड सेट, स्टार्ट करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तुम लोगों को याद है ये वाला एग्जांपल? कुछ याद आया? हाँ करेक्ट। देखो न्यू कंपनी के लिए एस्टिमेशन करना बहुत डिफिकल्ट है, वो बाकी कॉम्पिटिटर्स के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भले कर दे। ये सब मेरे लिए तब पॉसिबल है कर पाना जब मेरे को करते हुए एटलीस्ट 2-3 साल हो गया। मैगी बेकार है, आईटीसी बेस्ट है, ये लो अपने लगा हुआ है, हमारा कंसेप्ट कुछ और चल रहा है। चलो चिंटू चिंटू ऐसे हाथ ऐसे मत रखो, हाथ ऐसे मत किया करो। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। Messrs. Tyro Tubes stock sufficient quantity of tire of almost every vehicle. In the year 2011-12, the sales manager revealed that Tyro Tubes experienced stock out of tire. The stock out data is as under. बस इतना सा क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। इसका मतलब क्या हुआ? साल में मान लो एक बार कस्टमर आया था 100 टायर मांगने के लिए, हम बोला सॉरी मेरे पास नहीं है। ऐसा साल में कितनी बार हुआ था? 2 बार। यानी कस्टमर आया खाली हाथ गया, 100 टायर नहीं दे पाए। 80 टायर मांगने आया था साल में 5 बार, हम बोला आई एम रियली सॉरी मेरे पास नहीं है, आप चले जाओ। 50 टका 50 लाख क्या बोल रहे? 50 टायर का स्टॉक आउट हुआ था साल में 10 बार। पता संडे मॉर्निंग में एकदम तुम लोग क्यों बुलाता है मेरे को? एक दिन मेरे को सुबह लेट उठने का मौका मिलता था। कल रात था मूवी जाने का प्लान, 3 बार देख चुके ब्रह्मास्त्र, तीसरा बार हो गया। हाँ ऑब्वियसली, और कहां देखेगा? हाँ दंगल हम 13 बार देखा था। हाँ हाँ
समझ में एक बार में आता है पर और अच्छा लगता है मन को। अगला 20 स्टॉक का 20 टायर का स्टॉक आउट हुआ 20 बार, 10 का हुआ 30 बार, 0 स्टॉक आउट हुआ, यानी ऐसा खाली 33 टाइम्स हुआ था जब मेरा स्टॉक आउट नहीं हुआ। यानी जीवन पूरा साल भर हम स्टॉक आउट करते गए, खाली 33 टाइम्स ऐसा था जब स्टॉक आउट नहीं हुआ। पहले तुम लोग मेरे को ना सब मिला के बताओ ना, कुल मिला के नंबर ऑफ टाइम्स है कितना? 2 + 5 7, 17 17 17 17 37 67 मिलाकर कितना आ जाएगा? 100। ठीक। टायरो ट्यूब लूजेज ₹150 पर यूनिट ड्यू टू स्टॉक आउट। हर एक यूनिट पे स्टॉक आउट होने पे इसका 150 रुपए का नुकसान है और 50 रुपया पर यूनिट लगता है कैरिंग कॉस्ट। मेरे को निकालना क्या है? ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक लेवल क्या रहेगा? तो पता है हम लोग यहां पे बहुत सारा सिनेरियो बनाएंगे। पहला सिनेरियो, मैक्सिमम देखो स्टॉक आउट हुआ 100 टायर का। अगर मान लो 100 टायर का सेफ्टी स्टॉक रखता, 100 का सेफ्टी स्टॉक रखता, तो ये क्या कस्टमर जब आता तो क्या खाली हाथ जाता? नहीं। और अगर 80 वाला मांगने भी आता और मेरे पास 100 पड़ा हुआ है तो वो भी खाली हाथ नहीं जाता। अगर 50 वाला मांगने आता, मेरे पास 100 पड़ा हुआ है, तो वो भी खाली हाथ नहीं आता। यानी अगर 100 टायर का हम सेफ्टी स्टॉक रखते तो कोई खाली हाथ नहीं जाता। और अगर कोई खाली हाथ नहीं जाता तो स्टॉक आउट की वजह से नुकसान तो कुछ नहीं होता, पर साल भर 100 यूनिट रखते, उस पर पता है मेरा क्या लग जाता? कैरिंग कॉस्ट। तो ये पहला सिनेरियो करेक्ट। वही तो बोले ना कि हम आज तक सेफ्टी स्टॉक नहीं रखा, तो 100 टायर का 2 बार स्टॉक आउट हो गया। अगर हम 100 यूनिट का सेफ्टी स्टॉक रख लेता तो मेरा स्टॉक आउट थोड़ी होता, तब नहीं होता। तो मेरा स्टॉक आउट कुछ नहीं होता, पर मेरा कैरिंग कॉस्ट लगता। अगला सिनेरियो लेकर चलेंगे जब 80 का स्टॉक, ये सेफ्टी स्टॉक रखे, अगला 50, अगला 20, अगला 10, अगला 0। सब में निकालेंगे टोटल कॉस्ट क्या आया। जिस ऑप्शन में टोटल कॉस्ट सबसे कम, वो ऑप्शन मेरे लिए बेस्ट है। चलिए काम करें, जल्दी से बनाते हैं एक वाला टेबल। बीच में ब्रेक दे देंगे, आपको टेंशन मत लीजिए। इट्स ओके सत्यम। सत्यम तुम तो यहां बैठे है। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? ओ ये सत्यम शर्मा है। चलिए काम करें, यहां लिखते हैं पहला सेफ्टी स्टॉक। पहला लिखते हैं सेफ्टी स्टॉक। अब कितना सेफ्टी स्टॉक रखेंगे तो उससे स्टॉक आउट क्या होगा ये कैलकुलेट कर लेंगे। और जितना भी स्टॉक आउट होगा उससे मेरा थोड़ा नुकसान होगा ना, तो यहां लिखेंगे स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट होने की वजह से होगा स्टॉक आउट कॉस्ट, सेफ्टी स्टॉक रखने की वजह से लगेगा कैरिंग कॉस्ट। और ये दोनों मिलाकर लिखते हैं मेरा टोटल कॉस्ट कितना आएगा। ये सारा एकदम टिपिकल क्वेश्चन है। अगर ये एग्जाम के पहले किया हुआ है तो एग्जाम में हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कुल मिला के सिलेबस में सब 5 ही टिपिकल क्वेश्चन है। ठीक, आज तक तो 5 नहीं आए जो आज हम लोग करने वाले हैं। आज जो 5 करेंगे आज तक तो नहीं आया, पर चाहो आए। अरे जस्ट अभी एग्जाम के पहले कर रहे हैं तो आना चाहिए ना, तभी तो डिफरेंस आएगा। ये तो पगला गई है, जगत कल्याण में लगी है। पहले काम करते हैं, लेके चलते हैं सेफ्टी स्टॉक 100 का। अब सोचो अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक रखे तो भाई जो कस्टमर 100 मांगने आया हम उसको 100 दे देगा, और अगर 80 मांगने आया तब तो भाई मेरे पास 100 पड़ा है, आराम से 80 दे देगा। वही अगर 50 20 10 मांगने आए, मेरे पास तो 100 पड़ा है, आराम से दे देगा। यानी अगर 100 का सेफ्टी स्टॉक है तो स्टॉक आउट होने का चांस क्या है? 0। और अगर स्टॉक आउट होगा ही नहीं तो स्टॉक आउट की वजह से नुकसान भी कुछ नहीं होगा। पर पता है यहां मेरा क्या लग जाएगा? कैरिंग कॉस्ट। देखो कितना, हर एक यूनिट पे 50, हर एक यूनिट पे 50, तो 100 यूनिट को रखने पे क्या लगेगा? 100 इंटू 50, बताओ कितना आएगा ये? 5000। यानी स्टॉक आउट का लॉस है 0, कैरिंग कॉस्ट है 5000, कुल मिला के कॉस्ट कितना लग गया? 5000। पहला लाइन तो वेरी इजी, 2 लाइन और करेगा, 2 लाइन हम और। ठीक, ये था पहला सिनेरियो। एक मिनट, सेफ्टी स्टॉक में एवरेज थोड़ी करते थे, सेफ्टी स्टॉक को डिवाइड बाय 2 थोड़ी करते थे। सेफ्टी स्टॉक तो साल भर ही पड़ा रहेगा। क्यू को डिवाइड बाय 2 करते थे क्योंकि पहला दिन क्यू आएगा धीरे धीरे कम हो जाएगा, पर सेफ्टी स्टॉक तो साल भर पड़ा रहेगा, तो उससे तो पूरे कैरिंग कॉस्ट लगेगा। अगला सिनेरियो, मान लो अगला डिसाइड किया, चलो काम करें 100 नहीं रखेंगे हम लोग, पता है सेफ्टी स्टॉक क्या रखेंगे? 80। तो चलो अगला सिनेरियो बनाते हैं 80।
तुम लोग मेरे को बताओ स्टॉक आउट कितने का होगा? अगर 80 का हम रखा है और कस्टमर 80 मांगने हैं तो उतना तो हम दे देगा, और अगर उससे कम मांगने हैं तब भी हम दे देगा, क्योंकि मेरे पास तो 80 पड़ा हुआ है। पता है झमेला खाली एक ही सिचुएशन में होगा, बोलो कब? आज जब कस्टमर क्या मांगने आ जाए 100, तो 80 तो दे देगा पर कितना नहीं दे पाएगा? 20। 80 रखा है, 100 मांगने हैं तो 80 तो दे देगा, कितना नहीं दे पाएगा? 20। तो मेरा स्टॉक आउट कितने का होगा? 20 यूनिट का। ठीक, 80 रखे तो अगर कस्टमर 80 या उससे कम मांगने हैं तो मेरे पास है। लोचा कब है? जब 80 से ज्यादा मांगने आ जाए, और वो मांगने क्या आएगा? 100, तो यानी मेरा स्टॉक आउट होगा 20 का। बताओ तो स्टॉक आउट की वजह से नुकसान कितने रुपए का होने वाला है? मेरा स्टॉक आउट की वजह से नुकसान कितना होगा? 150 रुपया पर यूनिट। तो पता है 20 यूनिट की वजह से नुकसान क्या होगा? 20 इंटू 150। 20 इंटू 150 कितना आएगा ये? 20 इंटू 150 कितना आएगा? 3000। अब एक काम करना रहा, इंटू करना 0.02, इंटू करना 0.02। क्वेश्चन उठता है क्यों? पता है क्यों? मेरा नंबर ऑफ टाइम्स था कुल मिलाकर 100। अब समझो इस बात को, लास्ट बात। मेरा 20 का स्टॉक आउट होता है अगर कस्टमर 100 मांगने आएगा, और मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कस्टमर 100 मांगने आएगा, इसका क्या चांस 100% है? नहीं, इसका चांस क्या है? खाली 2 टाइम्स इसका चांस है आउट ऑफ 100। यानी 100 मांगने आएगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? ओनली 2 आउट ऑफ 100, यानी कितना है? खाली 2%। यानी मेरा 20 इंटू 150 3000 रुपए का नुकसान होगा। पर क्वेश्चन उठता है क्या ये गारंटीड होगा? नहीं नहीं नहीं, ये नुकसान तभी होगा जब कस्टमर 100 मांगने आएगा, और कस्टमर 100 मांगने आएगा, इसका चांस कितना है? ओनली 2 आउट ऑफ 100, यानी खाली 2% चांस है। यानी 3000 रुपए का नुकसान का होने का चांस है 2%। तो इफेक्टिव कॉस्ट कितना निकालेंगे? 3000 का 2%। एक बार कैलकुलेट करो, 3000 का 2% कितना आ जाएगा? 60। क्या लिखा है? एक बार वापस बोलो, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60। क्वेश्चन उठता है कैरिंग कॉस्ट कितने यूनिट पे लगेगा? जितना सेफ्टी स्टॉक रखे कैरिंग कॉस्ट तो पूरे पे लगेगा। यानी कितना लगने वाला है? 80 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 4000। यानी पता है कुल मिला के मेरा नुकसान कितने रुपए का हो जाएगा? 4060। ठीक, बस हम लास्ट लाइन लिख रहे हैं। अब बताओ तीसरा सिनेरियो मेरा क्या बनता है? मेरा 100 को हम लोग ले लिए, हम लोग 80 को ले लिए। बताओ अगला हम लोग क्या लेने वाले हैं? 50 को। तो अगला है सेफ्टी स्टॉक 50। ठीक, अगर मान लो हम लोग सेफ्टी स्टॉक रखते हैं 50 और कस्टमर 50 ही मांगने आया तो झमेला नहीं, या उससे कम मांगने आया झमेला नहीं। पता है अब झमेला होगा 2 सिनेरियो में। बोलो कब कब? अगर कस्टमर 80 मांगने आ जाए या 100 मांगने आ जाए। अगर मान लो कस्टमर 100 मांगने आ गया, 50 तो दे देंगे, स्टॉक आउट कितने का होगा? बाकी 50। अगला सिनेरियो, अगर कस्टमर 80 मांगने आ गया तो 50 तो दे देंगे, मेरा स्टॉक आउट कितने का होगा? 30। तो यहां एक होगा 50, एक होगा 30। ठीक, समझ में आया ना? यानी अगर 50 का सेफ्टी स्टॉक रखे और कस्टमर 50 से ज्यादा मांगने हैं तभी तो प्रॉब्लम है, और 50 से ज्यादा आइदर वो 100 मांगेगा तो नुकसान होगा 50 यूनिट का, आइदर वो 80 मांगेगा तो 50 तो दे देंगे, स्टॉक आउट कितने का होगा? 30 का। कैलकुलेट करें इसमें नुकसान कितना होगा? हर एक यूनिट पे होता है 150 का, तो 50 यूनिट पे कितना होगा? 50 इंटू 150 का। पर बताओ इसको मल्टीप्लाई क्या चीज से करेंगे? 0.02, क्योंकि ये तो तब होगा जब 100 यूनिट मांगने आए, जिसका चांस 2% है। एक बार कैलकुलेट करो ना, ये कितना आ जाएगा? 2% का मतलब 2/100 इंटू 5 क्यों करेंगे? वो तो ये 50 का स्टॉक आउट कब हुआ? जो वो 100 मांगने आया। हाँ, ये 50 कैसे तुम निकाला? अगर हम 50 का सेफ्टी स्टॉक रखा, कस्टमर 100 मांगने आए तभी तो 50 का नुकसान है, कस्टमर 80 मांगने आए तो 30 का नुकसान है। तो 50 वाले में 2% लेंगे, 30 वाले में 5% लेंगे। ठीक है ना? एक बार कैलकुलेट करके बताओ ना कितना आएगा ये? 150, और दूसरे वाले में बताओ कितना आएगा? 30 यूनिट का नुकसान होगा एट द रेट 150। पर क्वेश्चन उठता है इसके होने का चांस क्या है जब वो 80 मांगने आएगा, और 80 मांगने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 5%, यानी 0.05। ये कितना आ जाएगा? 225, यानी कुल मिला के 375।
मेरा क्वेश्चन उठता है कैरिंग कॉस्ट में क्या लिखे, 50 यूनिट को रखेंगे एट द रेट 50 लगेगा, यानी कितना लगेगा 2500। ऐसे कैसे कर दे, तुम कौन सा यूनिट लेगी, 50 लेगी या 30? दोनों में अलग अलग यूनिट्स है ना, तुम इंटू 0.07 कैसे कर सकती है? वो तो तब होता है ना जब यूनिट भी सेम रहता, तो अलग अलग निकालना पड़ेगा ना। यानी कुल मिला के मेरा नुकसान कितने का होगा, 2875। ठीक। अब अगला 3 सिनेरियो तुम लोग खुद करना, जब 20 रखे, 10 रखे या 0 रखे। एक बार ट्राई करो 20, 10 एंड 0 के साथ। वो क्वेश्चन तुम लोग पीडीएफ को शेयर करो ना, हम तो सोल्यूशन कर ही नहीं पाएगा। पीडीएफ को देखो ना। हाँ बोलो। देखो क्यूमुलेटिव अगर करते ना, तब उस केस में मेरा प्रॉब्लम यहां पे होता कि एक अप्रोक्सीमेट आंसर आता। यहां पे मेरे को एग्जैक्ट मिल रहा है 50 रखने पे, मतलब अगर ऐसा रेंज रहता ना तो क्यूमुलेट करते, 81 से 100 का चांस, 51 से 80 का चांस होता, तब तो हम लोग क्यूमुलेट करते हुए जाते हैं। या तो एग्जैक्ट मेरे को पता है कि आइदर वो 100 मांगेगा या 80 मांगेगा, तो इंडिविजुअल लेके करते, जिसे कैट से लोग क्यूमुलेट करता था उतना उतना। देखा, ट्राई कर देगा, बाकी पूरा टेबल अपने आप कंप्लीट करने का समय 5 मिनट। क्लियर हो गया सर, मेरा यहाँ पे कंफ्यूजन था। चलो वेरी गुड अर्पण। तो 180 हम लोग कहां तक लेके चले थे, 50 तक। अब खाली 20, 10 और 0 का अपने आप कैलकुलेट करना और देखना जिस जगह मेरा टोटल कॉस्ट मिनिमम आएगा उसका सेफ्टी स्टॉक मेरे लिए ऑप्टिमम है। ओके सत्यम बताते हैं, एक बार बस ये कंप्लीट करके बताते हैं। क्या हम नीचे जाए? 50 के बाद नेक्स्ट क्या आने वाला है, 20। 20 अगर रखते हैं तो मेरा स्टॉक आउट होगा 3 सिनेरियो में। 100 मांगने आएगा तो हम 20 तो दे देगा, स्टॉक आउट होगा 80 का। 80 मांगने आएगा हम 22 दे देगा, स्टॉक आउट होगा 60 का। 50 मांगने आएगा 22 दे देगा, स्टॉक आउट होगा 30 का।
यानी 80 60 30, 80 into 150, 60 into 150, 30 into 150। पर ये तीनों का प्रोबेबिलिटी कितना है मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोबेबिलिटी कितना था? 2%, 5% और 10%। कितना कितना आएगा वैसे? 240, यानी मिलाकर 1140। मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना लग जाएगा? 20 यूनिट पे 20 इंटू 50 कितना आ जाएगा? 1000, यानी कुल मिलाकर 2140। लास्ट में कैलकुलेट करते हैं 10 यूनिट पे क्या होगा। अब अगर बाई चांस हम सेफ्टी स्टॉक 10 यूनिट का रखा, 100 मांगने आया तो 90 का स्टॉक आउट, 10 रखा 80 मांगने आया 70 का स्टॉक आउट, 10 रखा 50 मांगने आया 40 का, 10 रखा 20 मांगने आया 10 का, और उसके आगे नो झमेला, यानी 90 70 40 10। ठीक। ये चारों का होने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 5 10 20, 2 5 10 20, 2 5 10 20। क्या बोल रहा है? लास्ट कॉल मतलब जीरो का। एक इसके बाद तुरंत समझ में आएगा, जरूरत नहीं है। 275, यानी कुल मिलाकर 1695। ये कितना लगेगा? 10 इंटू 50 500। तो देखो ये कितना है? 2195। यहां तक क्लियर है? तो अगर तुम लोग देखिएगा ना, शुरू में देखो मेरा कॉस्ट पहले कम होना शुरू हुआ, और कम हुआ, और कम हुआ, फिर देखो ये बढ़ना शुरू हो गया। यानी पता है ये यू शेप होता है टोटल कॉस्ट। अब जैसे ही बढ़ना शुरू हुआ, चाहो तो इसके आगे का मत बनाओ तब भी चलेगा, क्यों? पता है कि अगला वाला इससे और ज्यादा बढ़ेगा ही। तो मेरा सबसे कम कॉस्ट आया इस जगह, जब मेरा सेफ्टी स्टॉक क्या था? 20। तो ऑप्टिमम सेफ्टी स्टॉक क्या होना चाहिए? 20 यूनिट्स। सही है ना? यहां तक था ना ये सब? अच्छा था क्वेश्चन। 5 में से 2 डन। एक बार पहले नॉर्मल 5 कर लेते हैं, फिर तुमको अलग से बता देगा। या जैसे स्टैटिस्टिक्स में करते थे, याद नहीं आ रहा है स्टैट्स में? चलो ठीक। चलो मटेरियल के अंदर में 2 टिपिकल चीज था, हम लोग ने खत्म किया। अब आते हैं लेबर के अंदर में। एक होता है ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। ये हमारा क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम। अब हम बताते हैं ओवर टाइम का ट्रीटमेंट होता क्या है। देखो जनरली एक वर्कर ओवर टाइम जब करेगा एक कंपनी में, वो करता है 3 सिनेरियो में। चलो, जनरली एक वर्कर जब ओवर टाइम करेगा कंपनी में, वो करता है 3 सिनेरियो में। हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है ना? देखो देखो जब भी हमारा क्या बोला, हाँ, जब भी एक वर्कर ओवर टाइम करता है, वो करता है 3 सिनेरियो में। हमको लग रहा है ना अभी ये क्वेश्चन, हाँ ये बेचारा ओवर टाइम चल रहा है अभी। वो 3 सिनेरियो क्या रहेगा? पहला सिनेरियो, कोई कोई कंपनी ना होता है कंजूस। अगर मान लो जेन्युइन रिक्वायरमेंट है वर्कर का, लेट्स से कंपनी में होना चाहिए 1000, वो जानबूझ के ना 800 ही रखता है। अब रिक्वायरमेंट है 1000 का, पर ये रखता 800 है, तब तो साल भर ही बेचारे 800 लोग को ओवर टाइम काम करवाना पड़ेगा। तब उस सिनेरियो में पता है उसके लिए ओवर टाइम देना ना एक नॉर्मल फीचर है, कि उसको साल भर ओवर टाइम देना पड़ेगा। कारण क्या? या तो साल भर वर्कर का शॉर्टेज पड़ा रहता है। तब इस केस में अगर वो बाई चांस बोले ना कि नॉर्मल रेट है 100 रुपया और लेट्स से ओवर टाइम का रेट है 150 रुपया, तो उसके लिए नॉर्मल रेट पहला बात तो 100 है ही नहीं। 100 और 150 का एक एवरेज निकालेंगे, वही उसका नॉर्मल रेट हो जाएगा। कारण क्या? उसको तो एनीवे साल भर वो देना पड़ेगा।
तो पहला सिनेरियो, जब साल भर शॉर्टेज रहे तो नॉर्मल रेट हम लोग नया निकालते हैं, कारण क्या, उसको साल भर देना पड़ेगा। तो अगर साल भर देना पड़ेगा ओवर टाइम, तो नॉर्मल रेट क्या होना चाहिए कैलकुलेट करेंगे। सिनेरियो नंबर 1। अगला सिनेरियो ओवर टाइम देने का कब होता है, अगर बाई चांस कभी भी अचानक से कोई इंडस्ट्री ऐसा तो ना जहां पे पीक सीजन आता है, ऑफ सीजन। जब पीक सीजन आता है तो भाई ओवर टाइम काम करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। और ऑफ सीजन आएगा तो नॉर्मल काम करो। जैसे हमारे यहां पे भी ना सबका टाइम बड़ा अच्छा किया हुआ है, 9 आवर बस खत्म, 9 घंटा के ऊपर ही लोग 1 सेकंड काम नहीं करता। पर हमारे भी साल में 2 बार पीक सीजन आता है, और ज्यादा नहीं, बस एक वीक का ही आता है, एक मे टर्म का रिजल्ट के बाद, एक नवंबर टर्म के रिजल्ट के बाद। तो वो 1 वीक है, हम उन लोग से ओवर टाइम काम करवाता है। अब ऑब्वियसली ओवर टाइम प्रीमियम कुछ देता नहीं है, बस ओवर टाइम काम करवा लेता है। तब इस केस में वो जब पीक सीजन में जब डिमांड अचानक से बढ़े, उस समय अगर ओवर टाइम काम करना पड़े, तब इस केस में जितना एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं ना, जितना एक्स्ट्रा रुपया ओवर टाइम का, उसको ले जाते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में, और नॉर्मल वेज रेट को ले जाते हैं वेजेस के अंदर में। कारण क्या है, वो जब ड्यूरिंग पीक सीजन जब ये लोग ओवर टाइम काम कर रहा है, तो एग्जैक्ट तो आइडेंटिफाई हो नहीं पाएगा कि एक ही प्रोडक्ट के लिए कितना ओवर टाइम लगा, दूसरे के लिए कितना लगा। तो जो डायरेक्टली आइडेंटिफाई ना हो पाए वो इनडायरेक्ट है, और जैसे शब्द इनडायरेक्ट आता है हम लोग कहां ले जाते हैं, ओवरहेड में। तो पहला सिनेरियो था जब साल भर शॉर्टेज है तो नॉर्मल वेज रेट को बढ़ा देंगे कि भाई तुम्हारा नॉर्मल वेज रेट 100 है ही नहीं, उससे ज्यादा है। सेकेंड सिनेरियो, जब अचानक से पीक सीजन में डिमांड ज्यादा है, तब जितना एक्स्ट्रा ओवर टाइम का पैसा दिए वो अलग करो, वो ले जाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड में, और नॉर्मल ले जाएंगे डायरेक्ट वेजेस में। तीसरा सिनेरियो, जब कोई कस्टमर आकर बोले, मान लो चिंटू, चिंटू आया मेरे पास, पता चिंटू को क्या चाहिए, चिंटू तुमको क्या चाहिए, हाँ, मान लो चिंटू को कोई चीज चाहिए जो हम बनाता है, ठीक। मान लो चिंटू को वो चाहिए जो हम बनाता है, ठीक। अब ये मेरे को आके बोला, बताइए कितना दिन लगेगा, हम बोला 3 दिन। बोला नहीं मेरे को आज ही चाहिए, हम बोला आज पॉसिबल नहीं है। बोला आज ही आपको देना पड़ेगा, हम बोला पॉसिबल नहीं है, कैसे बना के दे। बोला आपको जो वर्कर से जितना ओवर टाइम काम करवाना है करवाओ, मेरे को आज ही चाहिए। अब पता है कस्टमर के रिक्वेस्ट पे अगर हम बाई चांस ओवर टाइम काम करवा रहे हैं अपने वर्कर लोग से, तो जितना एक्स्ट्रा पैसा ले रहा है, जितना एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगा वो इसी से तो लेगा, और जब इसी से लेगा तो देखो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना इससे ले रहा है, तो उस सिनेरियो में जितना ओवर टाइम पे एक्स्ट्रा पैसा है वो इसी जॉब के डायरेक्ट वेजेस में जाकर जुड़ेगा। तो देखो मेरा 3 सिनेरियो हुआ। ये वैसे तुम लोग पता है बुक में भी लिखा हुआ है, हम बताए कहां, जब हम लोग थ्योरी पढ़े थे तो हम बताया था ओवर टाइम का 3 ट्रीटमेंट है। पहला, जब साल भर रेगुलरली करना पड़े, क्यों, लेबर का शॉर्टेज है, तो हम लोग एवरेज वेज रेट नया बढ़ाते हैं। अगला, जब वो इरेगुलरली करे, कब, जब अचानक से प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट बढ़े, तो जो एक्स्ट्रा ओवर टाइम वाला अमाउंट है ना, ये हम लोग डायरेक्टली चार्ज करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। और तीसरा, जब कस्टमर के रिक्वेस्ट पे हम लोग काम करें, तो भाई जितना एक्स्ट्रा ओवर टाइम लगा किससे लेंगे, इसी कस्टमर से तो लेंगे, तो ये जाएगा तीसरा सिनेरियो। तो इस खाली 3 सिनेरियो होता है ओवर टाइम का, तीनों में ट्रीटमेंट होता है अलग अलग। जैसे काम करें, ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, देखते हैं साथ में। पहला बात, जस्ट मई 22 में ये क्वेश्चन आया था, पर उस समय प्रैक्टिकल नहीं पूछा था, उस समय थ्योरी आया था 5 नंबर का, 5 सिनेरियो बना के। कस्टमर का रिक्वेस्ट है क्या करे, साल भर शॉर्टेज है क्या करे, तो 1 लाइन का आंसर लिखना था। उससे जनरली थ्योरी आता है, या 1 लाइन में लिखो, या प्रैक्टिकल आता है नंबर्स के साथ। प्रैक्टिकल आज तक आया नहीं है, हो सकता आ जाए, चलो देखते हैं। चिंटू, तुमको थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, इनको मोटिवेट करो आप। नहीं चिंटू, नहीं तुमको चाहिए चिंटू। चलो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है अर्पण। चलो ये क्या लिखा है, स्टीम इंडस्ट्री, स्क्रैप प्लस चिंटू, क्या बोल रहे लोग, तुमको स्क्रैप बोल रहे हैं। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, इन अ फैक्ट्री द बेसिक वेज रेट इज ₹10 पर आवर। वेज रेट दिया हुआ है 100 रुपया पर आवर, ठीक है ना। और ओवर टाइम का रेट देखो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है। आप बोलते हैं बिफोर एंड आफ्टर नॉर्मल वर्किंग आवर काम कराएंगे तो 175% ऑफ बेसिक वेज रेट लेगा। मान लो मेरा नॉर्मल वर्किंग आवर है लेट्स से 10 to 7,
अगर 10 के पहले बुला ले या 7 के बाद रख ले, 10 के पहले बुला ले या 7 के बाद रख ले, तब ओवर टाइम काम हो गया। और अगर ओवर टाइम काम हो गया तो एक्स्ट्रा पैसा लेगा। क्वेश्चन उत्तर क्या लेगा? 175% ऑफ बेसिक। तो 100 का 175% पता है क्या होता है? 175 पर आवर। और वही अगर बाई चांस उसको संडे को या हॉलीडे बुला ले तो वो पता है क्या लेने वाला है? 225% ऑफ बेसिक। यानी 100 का 225% क्या होता है? 225 पर आवर। सही है यहां तक? अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द फॉलोइंग आवर वर वर्कड। पिछले साल भर में नॉर्मल टाइम काम किया गया 1 लाख घंटा, यानी 100 के रेट वाला। ओवर टाइम बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर काम किया गया 20,000 घंटा। आप बोलो इसमें रेट क्या चल रहा है? बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग आवर 175, और संडे और हॉलीडे को काम कराया गया 5,000 घंटा। रेट क्या चल रहा है? 225। यहां तक नॉर्मल बात था। द फॉलोइंग आवर हैव बीन वर्कड ऑन जॉब जेड। चिंटू को जॉब जेड करवाना है तो ये आया। इनके लिए एक पर्टिकुलर जॉब करना है, जॉब जेड। अब इनके काम करने के लिए कितना टाइम लगने वाला? ऐसी इनके काम करने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? नॉर्मल आवर लगेगा 1000 घंटा, बिफोर आफ्टर वर्किंग आवर लगेगा 100, और संडे को काम करना पड़ेगा 25, यानी इनके लिए 1125 घंटा लगेगा। मेरे को कैलकुलेट करना है कितना लेबर कॉस्ट में जाएगा, कितना ओवरहेड में जाएगा तीनों सिनेरियो में। 1 मिनट, पहला सिनेरियो क्या था? 3 सिनेरियो था। पहला सिनेरियो, जब साल भर मेरा लेबर का शॉर्टेज रहता है तो व्हेन ओवर टाइम इज वर्क रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। क्यों? क्योंकि वर्कर का शॉर्टेज है। तो बताओ उस समय अगर ये बोलते हैं कि मेरा नॉर्मल वेज रेट 100 है, तो क्या ये बात सही है या गलत है? गलत, क्योंकि साल भर होने वाला है। तो मेरे को निकालना पड़ेगा कि रिवाइज्ड एवरेज रेट क्या है। इसको साल भर ओवर टाइम देना है। अब एवरेज कैलकुलेट करने का 3 तरीका, सॉरी 2 तरीका, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज में क्या करते हैं? 100 प्लस 175 प्लस 225 डिवाइड बाई 3। तुम लोग बताओ सिंपल एवरेज अच्छा होता है या वेटेड एवरेज? अब वेटेड एवरेज निकाले क्या आएगा? 1 लाख घंटा काम किया एट द रेट 100, यानी वेजेस का अमाउंट मिलेगा। 20,000 घंटा काम किया एट द रेट 175, वेजेस का अमाउंट मिलेगा। 5,000 काम किया एट द रेट 225, वेजेस का अमाउंट मिलेगा। तो एक बार जरा कैलकुलेट करना जोड़ के, कुल मिला के वेजेस का अमाउंट कितना मिलेगा। ये टोटल वेजेस को जैसे ही टोटल घंटा से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा? वेटेड एवरेज रेट। ठीक। यानी अगर साल भर लेबर का शॉर्टेज है तो भाई नॉर्मल वेज रेट 100 ही बात गलत है, या तो 100, 175, 225 का एवरेज निकालना है, और एवरेज हमेशा क्या होता है? वेटेड एवरेज। ठीक है यहां तक? एक बार कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा ये। 1 लाख इंटू 100, आई थिंक 1 करोड़। 20,000 इंटू 175, 35 लाख। 5,000 इंटू 225 कितना? 11,25,000। कुल मिलाकर बताओ वेजेस कितना आ जाएगा? सही है यहां तक? यानी कुल मिला के इतना वेजेस दे रहे हैं, टोटल इतना घंटा काम करने का। इससे क्या मिल जाएगा? ऑन एन एवरेज मेरा इन्फ्लेटेड रेट क्या आया? अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा इन्फ्लेटेड वेज रेट तो ये आने वाला है, एक बताओ ना कितना आएगा? 11 पर आवर। ये आएगा 117 रुपया पर आवर। तो पहला सिनेरियो में अगर वर्कर का शॉर्टेज है साल भर तो मेरा एवरेज रेट आया 117 पर आवर। चिंटू के लिए कितना घंटा लगेगा? 1125। तो पहले वाले में वेजेस का अमाउंट पता है कितना हो जाएगा? 1125। बताओ मल्टीप्लाई किससे करे, कौन सा रेट से करे? जो एवरेज रेट जस्ट निकाले वो कितना था? 117। यानी साल भर नॉर्मल है ना, साल भर नॉर्मल है ओवर टाइम करना, तो ये सब अलग अलग बात के फायदा नहीं है। 1125 घंटा देंगे एट द रेट 117। एक बताओ तो कितना आ जाएगा? 1,36,000 131,625। सही है यहां तक? क्या करे? क्या ये क्या? वो तो हम लोग का थ्योरी जो लिखा हुआ है वही वाला एक लाइन करो। नहीं, ये पूरा वेजेस में जाएगा, ये पूरा वेजेस में जाएगा। यानी वेज रेट 100 की जगह 117 है, तो ये जितना घंटा काम करेगा इंटू 117 उसका वेजेस में चला जाएगा। करेक्ट, डायरेक्ट वेजेस में जाएगा। नहीं नहीं, हमेशा बोलेगा। ये 3 सिनेरियो में कौन सा है हमेशा बताएगा। ओ हमेशा वेटेड एवरेज, हमेशा वेटेड एवरेज। हाँ
अगला बोल तो क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, वेयर ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलरली टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन। यानी पीक सीजन में काम करना पड़ेगा, ऑफ सीजन में नहीं। तो जो पीक सीजन में एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसा, वो डायरेक्टली तो नहीं पता कौन कौन से गुड्स के लिए कितना लगा। तो जो ओवर टाइम का एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं वो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड, और नॉर्मल वाला जाएगा वेजेस में। तब जरा देखिए पार्ट बी में क्या हो जाएगा। वेजेस में कितना जाएगा, मेरे को कैलकुलेट करना है इस जॉब जेड का वेजेस में कितना जाएगा। तो देखो 1125 घंटा में नॉर्मल वेज रेट 100 रुपया, वो वेजेस में जाएगा, यानी 1,12,500। और फैक्ट्री ओवरहेड में कितना जाने वाला है, जितना ये एक्स्ट्रा प्रीमियम देगा। क्वेश्चन उठता है प्रीमियम क्या देगा। देखो नॉर्मल वाला पे रेट तो 100 का था, बिफोर आफ्टर में रेट कितना निकाले थे 175, और संडे को रेट कितना था 225। ठीक। एक बात बोलो तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं ये 100 घंटा में, एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं। नॉर्मल देना चाहिए 100 पर दे रहे हैं 175, यानी एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 75, वो चला जाएगा ओवरहेड में। यानी इस 100 घंटा पे 75 ये गया ओवरहेड में, प्लस ये जो 25 घंटा है नॉर्मल वेज रेट है 100 रुपया, पर यहां दे रहे हैं 225 रुपया, यानी बताओ एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं 125, कहां चला जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। एक बार मिलाकर बताओ ये कितना आ जाएगा, कितना 10,625। ठीक। यानी पहले वाले में एक वेज रेट को ही बढ़ा दिए क्योंकि वो नॉर्मल फीचर है। सेकंड वाले में बस एक पीरियड ऐसा आएगा 2 महीना जब भयंकर काम करना पड़ेगा, तो इस समय जितना एक्स्ट्रा पैसा दिए वो डायरेक्टली तो नहीं पता कौन कौन से गुड्स का है, तो सारे गुड्स में बांटेंगे, डायरेक्टली नहीं पता मतलब इनडायरेक्टली कहां जाएगा ओवरहेड। और तीसरा सिनेरियो जब ओवर टाइम काम किया जा रहा है एट द रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर। चिंटू आके मेरे को बोला कि मेरे लिए काम करिए, खाली चिंटू के लिए ओवर टाइम काम किया जाएगा, खाली चिंटू पे काम किया जा रहा है, तो फिर इस केस में आज जितना एक्स्ट्रा ओवर टाइम का दिया वो इसी से लेंगे, और अगर इसी से लेंगे तो हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना, तो पूरा अमाउंट कहां जाएगा वेजेस में, यानी 1,12,500 भी वेजेस में जाएगा, प्लस जो ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा रुपया दिए वो मेरे को पता है इसी के लिए काम कर रहे हैं, वो भी इसी से लेंगे, सिंस डायरेक्टली आइडेंटिफाई हुआ, ये भी कहां जाएगा वेजेस में, प्लस 10,625। आई थिंक ये आएगा 1,23,125। ठीक है ना यहां तक। बस खाली पता होना चाहिए, कैलकुलेशन करने में तो देखो 5 मिनट लगेगा, खाली 3 सिनेरियो का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। जब साल भर ओवर टाइम है, मतलब नॉर्मल फीचर है ओवर टाइम देना, तो नॉर्मल रेट 100 है ही नहीं, नॉर्मल वेज रेट बढ़ा के बोलो। अगला जब ड्यूरिंग पीक सीजन काम हो रहा है, ड्यूरिंग पीक सीजन, तो पीक सीजन में जितना एक्स्ट्रा पैसा लगा वो डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रुपया ओवरहेड, और जब कस्टमर के बोलने पे कर रहे हैं तो कस्टमर से ही लो, डायरेक्टली आइडेंटिफाई हो गया, कहां जाएगा डायरेक्ट वेजेस। डन। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, 2 more to go। अगला जॉब एंड बैच कॉस्टिंग में कुछ समझाने का नहीं है, ये क्वेश्चन ना पढ़ के तुम लोग डरेगा, पर इससे इजी क्वेश्चन नहीं है। एक बस खाली इस क्वेश्चन को लेंथ को देखो, हाँ बुक में बिल्कुल है, हाँ किया वो तो सभी है। एक बार तुम लोग ये क्वेश्चन के अपने आप पढ़ के ट्राई करना चाहेगा, करो ट्राई। इसके लिए तुम लोग बुक ही देखो, क्योंकि ये 2 पेज में मिला के आ रहे हैं ना। बोले पेज नंबर क्या है। हाँ आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 है। जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 9 है। हाँ बुक में भी 2 पेज चला है। तुम लोग एक बार पूरी एक बार अपने आप पढ़ के ट्राई करना चाहेगा, या एक बार हम कुछ बैकग्राउंड दे। आज 2 मिनट एक बार देख लो, फिर बैकग्राउंड दे देंगे, फिर अपने आप कर लेना। फैन बंद करना है, एसी बंद करना है, 1 मिनट का टाइम दो। ये तुमको ठंड लग रहा है ना, तुम एसी के नीचे बैठ जाओ, उसको यहां बिठा दो।
सही बोल रहे हैं संस्कार, सही बोल रहे हैं। क्या बात है, संस्कार ने आंसर दे दिया। इस पे तो बस जॉब कॉस्ट शीट ही बनाना है। सही बोल रहे हैं, मतलब हाँ, कंक्लूजन में पहुंच गया ना कि करना क्या है। अच्छा, तुम लोग क्वेश्चन को इंटरप्रेट कर कुछ पाया? नहीं कर पाया। पता है क्यों तुम लोग इतना बड़ा क्वेश्चन देके छोड़ दिया? ऑनेस्टली बताओ, पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन, कुछ तो नहीं था। बोला कुछ WIP चल रहा है 30 सितंबर को, यानी 30 सितंबर को 3 जॉब ऐसा है जिसमें थोड़ा काम हुआ, थोड़ा बचा है। ये 3 जॉब में सितंबर महीना तक इतना इतना खर्चा लग गया, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का। ठीक, अब सितंबर तक अगर ये पेंडिंग है तो अक्टूबर में कंप्लीट करेंगे। अब अक्टूबर में और मटेरियल और लेबर और ओवरहेड क्या लगेगा वो नीचे दिया, बस जोड़ दो, मेरा कॉस्ट शीट बन गया। यानी सितंबर तक तीनों जॉब 115, 118 और 120, तीनों जॉब के अंदर में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड क्या लगा ये मेरे को पता है। तो सितंबर तक का खर्चा मेरा आया हुआ है। अक्टूबर में एग्जैक्ट ये 3 खर्चा, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड क्या लगेगा तीनों जॉब के अंदर में, वो नीचे दिया हुआ है। ऐड करो, मेरे को मिल गया टोटल कॉस्ट। तो तुमको तो 3 से ही मतलब है कि यहां पे कैलकुलेट करना है व्हाट वुड इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज 3 जॉब्स। अब जैसे 115, 118, 120 को देखो खाली, इसके अलावा जैसे ये है 121, 124, कोई काम का नहीं है कंफ्यूज करने के लिए। अब यहाँ पे 115, 118, 120 काम का है, आगे सब कुछ काम का नहीं है, तो आधा टेबल तो ऐसे ही कट जाएगा। यानी निकालना क्या, खाली ये 3 जॉब के लिए सितंबर तक का खर्चा दिया था, अक्टूबर में और खर्चा क्या लगा, इतना ही क्वेश्चन था। पर 2 पेज काफी होता है एक बच्चे को डराने के लिए। क्या बात है, इसी बीच संस्कार ने कहा डन। क्या बात है संस्कार, कैसे नहीं, तुमको कैसे पता नहीं किया है? अरे हम जानते हैं संस्कार को के रख रख से वाकिफ है। What happened चिंटू, what happened? चिंटू को क्या चाहिए? हाँ, सितंबर अक्टूबर मिला के कुल मिला के खर्चा टोटल निकालना। सुन लो, संस्कार लिखा है, सर आपको टेलीग्राम पे सोल्यूशन भेज दूं, दिखा दीजिए उन बच्चों को जो शक कर रहे हैं मुझ पर। तुम लोग को इतना प्रॉब्लम क्यों है संस्कार से? संस्कार तुम घबराओ मत, हम साथ हैं तुम्हारे। जब पूरा दुनिया पीछे पड़ जाए समझ लो तुम तरक्की कर रहे हो। एक काम करें, पहले सितंबर वाला लिख देते हैं। सितंबर में देखो मटेरियल कितना लगा था, 1325, 810, 765। लेबर कॉस्ट क्या लगा था, 800, 500 एंड 475। ओवरहेड क्या लगा था, 640, 400 और 380। अब ये घंटा दिया हुआ है, मेरे को तो टोटल कॉस्ट निकालना है ना, तो घंटा दिया, अच्छा बात है, थैंक यू। पर हमको तो कॉस्ट में खाली वैल्यू लिखना है। सितंबर तक का तो कोई झमेला था नहीं, कॉपी पेस्ट था। अब कुछ नहीं करना, आप जरा देखो अक्टूबर में तीनों जॉब में क्या क्या लगा। जॉब नंबर 115 में देखो तो क्या लगा, ये मटेरियल रिक्विजिशन नंबर दिया है, कौन से जॉब में मेरा कितना कॉस्ट लगा है मटेरियल का इन अक्टूबर। ठीक, सो ये कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तुम लोग नहीं किया, खाली लेंथ को देख के डर गया। ऐसे थोड़ी डरते हैं लेंथ को देख के। चिंटू देखो ये 3 जॉब है, जॉब नंबर 118, ये है जॉब नंबर 120, जॉब 115 में कुछ नहीं लिखा, यानी मटेरियल कुछ नहीं लगा। जॉब 118 और जॉब 120 का दिया हुआ है। अब सिमिलरली देखो आगे लेबर का कॉस्ट के बारे में दिया हुआ है, समरी ऑफ लेबर आर। 2 डिपार्टमेंट है ए और बी, दोनों में जॉब 115, 118, 120 में कितना कितना आर काम हुआ वो दिया हुआ है। 120 121, 124 काम का नहीं, और बाकी देखो क्या लिखा है,
इनडायरेक्ट लेबर, वेटिंग ऑफ मटेरियल, मशीन का टूटना, आइडल टाइम, ये सब कुछ सारा अबनॉर्मल बात। और अबनॉर्मल वाला चीज तो कॉस्ट शीट में आता ही नहीं है, वो एनीवेज कॉस्टिंग पीएल में चला जाता है। तो देखो ये तीनों दिया हुआ है आर, और रेट पर आर पक्का कहीं देगा। देखो तो कहीं दिया है क्या? कहां दिया रेट पर आर? ये रहा। द आर्ली रेट इन शॉप ए पर लेबर आर इज ₹3 पर आर, और बी में है 2 पर आर। यानी ए के अंदर में रेट है ₹3 पर आर, और बी के अंदर में रेट है ₹2 पर आर। यानी इस जॉब में खर्चा क्या लगेगा? 25 इंटू 3 प्लस 25 इंटू 2 आ गया मेरा 3 लेबर कॉस्ट। ठीक, अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है एक बात। बस ये वाला पैराग्राफ पढ़ के देखो, तुम लोग अपने आप समझ पाता है क्या? जो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सितंबर दिया था मटेरियल, अक्टूबर का मटेरियल, अक्टूबर में लेबर, और एक नेक्स्ट पैरा में है, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब a shop credit slip was issued in October that material issued under requisition number 54 was returned back to store as being not suitable। यानी जो रिक्वेजिशन नंबर 54 के तहत मटेरियल आया था, ये वापस स्टोर्स को लौटा दिए, यानी जॉब में यूज नहीं किया गया। देखो तो रिक्वेजिशन नंबर 54 कौन सा था? ये पहला वाला। यानी जॉब 118 के लिए गया तो था, पर ये वापस स्टोर्स को लौटा दिया, मतलब जॉब 118 में यूज किया नहीं गया, तो काट दो, मतलब जॉब 118 में वो यूज नहीं किए। अब आगे क्या लिखा हुआ है? मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्वेजिशन नंबर 55 फॉर जॉब नंबर 118 वाज डायरेक्टेड टू जॉब 124। बताओ ये लाइन का मतलब क्या? 118 वाले को कहां पे ट्रांसफर कर दिए? 124 में। कौन सा रिक्वेजिशन? रिक्वेजिशन नंबर 55। तो रिक्वेजिशन नंबर 55 ये है, ये 118 के लिए गया पर इवेंचुअली पहुंच गया 124 में, यानी ये भी कोई काम का नहीं। यानी इवेंचुअली 118 में क्या यूज किए? खाली 515 रुपया। यहां पे गया 515, और जॉब नंबर 120 के लिए क्या यूज किए? 665। ठीक है यहां तक? ये तीनों जॉब 118 के लिए था, एक को रिटर्न कर दिए, एक को 124 में डाल दिए, यानी 118 के लिए ये बचा, 120 के लिए ये बचा, काम खत्म। अब अगला मेरे को निकालना है लेबर का कॉस्ट। एक और लेबर कॉस्ट तुम लोग अपने आप निकालेगा। 115 में क्या लगेगा? 25 घंटा यहां पे काम किए @3, 25 घंटा यहां पे काम किए @2, कुल मिलाकर पहले वाले में 125। जॉब नंबर 118 में देखो 90 घंटा काम किए @3 प्लस 30 घंटा काम किए @2, कितना जाएगा? 330। जॉब नंबर 120 में क्या लगेगा? 75 आवर @3 और 10 घंटा @2, ये आने वाला है 245। सही है ना यहां तक? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल नहीं है। डायरेक्टली अगर एट्रीब्यूटेबल रहता तो बताता है कौन से जॉब के लिए लगा। सिंस ये नहीं बताया कौन से जॉब के लिए लगा, मतलब वो डायरेक्टली नहीं है, और डायरेक्टली नहीं है तो मेरे को वेजेस में तो नहीं डालना। अब इधर तुम इसको ओवरहेड में ले जाओ, या फिर इसको पूरा पूरा इग्नोर कर दो अब नॉर्मल मान के। अब देखो ऐसे ओवरहेड के बारे में आगे लिख भी दिया। लास्ट टाइम द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सितंबर। आप बोलते मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट एग्जैक्ट वही रहेगा अक्टूबर में जो सितंबर में था। तुमने ओवरहेड तो पढ़ा नहीं है, नहीं वैसे तुम्हें पढ़ा हुआ। याद करो ओवरहेड का जब रेट निकालते थे, एक मिनट, जॉब एंड बैच कॉस्टिंग तो पढ़ा ही है। 3 तरह का ओवरहेड था, 3 को अलग अलग बेस से डिवाइड करते थे। फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड करते थे डायरेक्ट वेजेस से, और अगले दोनों ओवरहेड को डिवाइड करते थे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो वेजेस को डिवाइड करते थे, सॉरी फैक्ट्री ओवरहेड को डिवाइड कैसे करते थे? वेजेस से। एक बार देखो तो सितंबर महीना में वेजेस का वैल्यू है इतना, ओवरहेड का वैल्यू है इतना। एक और ओवरहेड को डिवाइड करें वेजेस से 640 को डिवाइड करें वेजेस से 800, और परसेंटेज निकालो कितना बन जाएगा? 80%। फैक्ट्री ओवरहेड क्या है? 80% क्या चीज का? डायरेक्ट वेजेस का। अगले जॉब में भी देखो कितना आया, 400 रुपया लग रहा है ओवरहेड, जब वेजेस कितना है? 500, परसेंटेज के लिए इंटू 100 कितना आएगा? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और तीसरे में भी निकालो कितना आएगा? 380 डिवाइड बाय 475 इंटू 100 कितना आ जाएगा? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी शॉर्ट मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का रेट क्या है? 80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस सितंबर में। आप बोलते हैं अक्टूबर में भी सेम रहेगा। यानी मेरा फैक्ट्री ओवरहेड क्या रहेगा?
80% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो देखो डायरेक्ट वेजेस पता है अक्टूबर में, उसका 80% निकालो, क्या मिल जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड। एक बार कैलकुलेट करो कितना कितना आ जाएगा। 125 का 80% 100, 330 का 80% 264, 245 का 80% आएगा 196। ठीक, यानी सितंबर में मटेरियल लेबर ओवरहेड था, अक्टूबर का भी मटेरियल लेबर ओवरहेड आ गया, यानी कुल मिला के मटेरियल लेबर ओवरहेड का वैल्यू मिल गया। सोचो तो कॉस्ट शीट में क्या बन जाएगा? मटेरियल प्लस लेबर प्राइम कॉस्ट था, फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते ही फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी मेरे को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कुल मिलाकर मिल जाएगा। जो आएगा सो आएगा। वैसे अब आगे क्या बोला है नेक्स्ट पेज में? यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब। जस्ट निकाले फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर आगे बोलता है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट अ 10% ऑन फैक्ट्री कॉस्ट। यानी मेरा जितना फैक्ट्री कॉस्ट अभी आया उसका 10% क्या चीज का होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। तो जो भी फैक्ट्री या वर्क्स कॉस्ट आया, एक बार निकालो ना कितना आ जाएगा? 22, हाँ सितंबर अक्टूबर मिला के 2990, 2819, 2726। ये मेरा आया फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में क्या लिखा है? 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट क्या चीज का है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग ओवरहेड। तो एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड इसका 10% है, तो 299, 282 एंड 273। मेरे को क्या मिल जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट जो आएगा सो आएगा 3289, 3101, 2999। ठीक, यहां तक आ गया टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट पे बस एक चीज ऐड करेंगे, मेरे को सेल वैल्यू मिल जाएगा। क्या ऐड करना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट के बारे में देखो पक्का कहीं दिया होगा। अब बोलते हैं इनवॉइस करेगा जॉब टू दी कस्टमर, कस्टमर को बेचेगा किसमें? टोटल कॉस्ट प्लस 20%। यानी मेरा जितना टोटल कॉस्ट आया उसमें 20% प्रॉफिट जोड़ के ये अपना सेलिंग प्राइस निकालेगा। यानी मेरा जितना टोटल कॉस्ट आया था ऐड करेंगे प्रॉफिट, इसका 20%, क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस। ठीक है ना? यानी क्वेश्चन बस खाली दिखने में लंबा चौड़ा था, डराने के लिए काफी था। सितंबर में मटेरियल लेबर ओवरहेड पहला टेबल में था, अक्टूबर में मटेरियल ये रहा, अक्टूबर का लेबर ये रहा, और अक्टूबर का ओवरहेड बोला सेम रेट पे रहेगा, तो 80% था वही आ गया। आगे एडमिन ओवरहेड एंड प्रॉफिट। सही है ना यहां तक? इसे कंप्लीट कर लो, फिर करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। बस खाली सब क्वेश्चन पहले एक बार देखा हुआ होना चाहिए। जैसे पहला स्टॉकआउट का 15% 5%, अगला स्टॉकआउट ऑफ टायर वाला, अगला ओवरटाइम का 3 ट्रीटमेंट, अगला ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, और आखिरी बजट में कुछ रेशियोज है। पहले कंप्लीट कर लो। सोनल जी कंप्लीट कर रही है, कर लो सोनल। कल, हाँ कल सोच रहे 130 पे कर ले। ठीक है, चिंटू से पूछेंगे। चिंटू तुम बताओ क्या करे? हाँ तुम चिंटू से लड़ लो तब तक। बिल्कुल बिल्कुल गौतम, बिल्कुल एकदम सही बोल रहा है। क्या आगे बढ़ जाए? चलो करते हैं हमारा आखिरी क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तुम लोग बड़ा सुंदर सुंदर सा क्वेश्चन है। पहले देखो लास्ट में निकालने क्या क्या बोला है। एक निकालना है एफिशिएंसी रेशियो, एक निकालना है एक्टिविटी रेशियो, एक निकालना है कैलेंडर रेशियो, एक निकालना है स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज, एक निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज। लास्ट वाला बेकार रेशियो था, उसको काट दो। पहला 5 रेशियो निकालेंगे। ये कुछ कुछ वर्ड्स ही काफी है मानसी जी को पगला करने के लिए। ठीक, पहले ना ये पांचों रेशियो क्या है फॉर्मूला बताता है, उसके बाद हम लोग फटाफट एक एक करके करते हैं। तुम लोग पता है बुक में फॉर्मूला है, कहां है वो मेरे को याद नहीं है। आप माइंड ब्लोइंग हैं। आपका नाम क्या है? शिवांगी, आप सही बोली। शिवांगी जी सही बोली हैं।
एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला कल हम बताया था। सर आप अपना घर के लिए फॉर रनिंग घर ले लिए? अरे नहीं सत्यम, नहीं मिला घर। अभी श्राद्ध वाला टाइम चल रहा है ना, एक बार ये पार हो जाए फिर देखेंगे। आज तक मेरे से कोई नहीं पूछा, सत्यम को मेरा सही मायने में चिंता है कि आपका घर आया या नहीं आया। तुम लोग क्या आके मेरे से पूछा? आया, रिवीजन करके चला गया। चिंटू तुम तो बहुत ही सेल्फिश निकला। कहां बड़े लोग हम लोग भाई, एकदम वो है जमीन से जुड़े हुए लोग। क्या चिंटू एक बात बताओ, एफिशिएंसी वेरिएंस कल पढ़ा था, याद है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एफिशिएंसी वेरिएंस पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल आर था वेरिएंस में, रेशियो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर इनटू 100। ठीक, यानी वेरिएंस में माइनस करते थे, रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। याद करो, एक था वॉल्यूम वेरिएंस, 3 पार्ट में टूटता था, एक था एफिशिएंसी, अगला था कैपेसिटी। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है कैपेसिटी रेशियो। एक्चुअल आर माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड आर होता था। अगर रिवाइज स्टैंडर्ड आर में याद है जब डेज का फर्क आता था तो हम लोग रिवाइज करते थे। मान लो डेज का फर्क नहीं रहेगा तो जो स्टैंडर्ड आर है वही रिवाइज स्टैंडर्ड आर हो जाएगा। तो नॉर्मली फॉर्मूला होगा एक्चुअल आर बाय रिवाइज स्टैंडर्ड आर। अगर डेज ना रहे तो नॉर्मल स्टैंडर्ड आर, तो हम लोग जनरली उसको नॉर्मल स्टैंडर्ड आर ही बोलते हैं, इनटू 100। ठीक, पता है जैसी एफिशिएंसी रेशियो और कैपेसिटी रेशियो आया, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो को नाम देते हैं एक्टिविटी रेशियो। यानी कुल मिला के कितना यूनिट सोचा गया था और कितना यूनिट बनाए। याद करो वॉल्यूम का 3 हिस्सा था, एक बार कैलेंडर को भूलो तो 2 हिस्सा था, एफिशिएंसी कैपेसिटी। जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इस रेशियो को बोलते हैं एक्टिविटी रेशियो। तुम लोग क्या मेरे को बुद्धि लगा के एक बात बताएगा? जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे को मिलेगा एक्टिविटी रेशियो। बोलो तो मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला क्या बनेगा? ये और ये कट जाएगा तो क्या आएगा? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर इनटू 100। ठीक, एफिशिएंसी पढ़े, एक्टिविटी पढ़े, कैपेसिटी बोला ही नहीं था। एक होता है कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो नाम खुद बताएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड आर और स्टैंडर्ड आर का डिफरेंस, रिवाइज स्टैंडर्ड आर माइनस स्टैंडर्ड आर था। इधर लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड आर बाय स्टैंडर्ड आर इनटू 100, या लिखेंगे कितना एक्चुअल में डेज है डिवाइडेड बाय बजटेड डेज इनटू 100। तभी तो स्टैंडर्ड और रिवाइज स्टैंडर्ड आर आता है। सोचो ना, शुरू में सोचिए 25 दिन, उसके लिए घंटा क्या था? अगर असली में काम किए 27 दिन तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो आइदर तुम आर के टर्म्स में लिखो या सीधा डेज में लिख दो, बात एक ही है। नाम है कैलेंडर रेशियो। कितना दिन शुरू में सोचे, असली में कितना दिन काम किया गया। ये हुआ 3 बात। अगला है मेरा स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूसेज रेशियो, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। कोई भी यूसेज रेशियो रहे, कोई भी यूसेज रेशियो रहे, हमारे सारे यूसेज रेशियो का फॉर्मूला आता है जैसे स्टैंडर्ड कैपेसिटी, और अगला है एक्चुअल कैपेसिटी। फॉर्मूला क्या आता है? कितना स्टैंडर्ड आर था डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम आर। यानी टोटल कितना मैक्सिमम आर अवेलेबल है उसमें कितना स्टैंडर्ड कर रहे हैं, तो टोटल में कितना यूज कर रहे हैं। एक्चुअल यूसेज, एक्चुअल क्या नाम है, एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज का फॉर्मूला आएगा एक्चुअल आर डिवाइडेड बाय टोटल मैक्सिमम आर इनटू 100। तो देखो पहला दूसरा तो पढ़ा हुआ ही था कल, तीसरा एक्टिविटी वाला मल्टीप्लाई करके आया, कैलेंडर वाला सिंपल था, खाली यूसेज रेशियो जाने मैक्सिमम कितना घंटा मेरे लिए पॉसिबल है, उसमें हम कितना स्टैंडर्ड निकाला, कितना एक्चुअल निकाला, डिवाइड करते क्या मिलेगा? यूसेज रेशियो। ठीक, अब एक बार जब नंबर्स आएगा ना तो बेटर और समझ में आएगा कि ये है क्या। पहले यहां तक कर लिया तुम लोग जो करना था? हाँ, ओ अच्छा तुम लोग क्लास है। अब एक बार यहां पहले कुछ बच्चे कर रहे हैं, बस 2 मिनट और है, 2 मिनट। ये काम करो ना, जान तो लिया, बाकी तुम लोग कर लेना ना, लास्ट का 5 मिनट वीडियो में देख लेना, 5 ही मिनट बचा है खाली।
फिर क्लास मिस हो जाएगा नहीं तो तुम लोग का। जाओ, ठीक है ना यहां तक? अगर ये करना हो गया तो बढ़े आगे, बढ़े आगे। देखो ऊपर में देखो क्या लिखा हुआ है। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है डीकेजी एंड कंपनी के लिए। अरे वाह, डीकेजी, बाबा क्या कुछ लिख दिया इतना कुछ। एक मिनट सत्यम, बस ये कंप्लीट करके तुमको आंसर दे रहा है। देखो पहले देखो लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। देखो पहले ना एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड, एक होता है स्टैंडर्ड आर, एक होता है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। दोनों में डिफरेंस समझ में आता है? स्टैंडर्ड आर होता है स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, आउटपुट होता है एक्चुअल आउटपुट के लिए। तो देखो स्टैंडर्ड वर्किंग आर 8 आवर पर डे और 5 डेज पर वीक। एक दिन में 8 घंटा, वीक में 5 दिन, यानी पता है एक वीक में कुल मिलाकर कितना घंटा काम करेंगे? 40, 40 आवर पर वीक। मैक्सिमम कैपेसिटी 50 इंप्लॉय का है, जबकि जनरली हम लोग एक्चुअल में कितना आदमी लोग के साथ काम करते हैं? 40, यानी मैक्सिमम 50 आदमी को लगा सकते हैं, पर आज के दिन हम कितने आदमी को लगा के कर रहा है? 40। तो पता है ये मैक्सिमम आर निकालने में काम आएगा और ये स्टैंडर्ड आर निकालने में काम आएगा। मैक्सिमम 50 कर सकते हैं, पर हम आजकल 40 से ही काम चला रहे हैं, तो जब स्टैंडर्ड सेट करेंगे तो 40 पे ही करना चाहिए। एक्चुअल आर एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड 6400, हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं काम किया जाएगा, किया नहीं है। एक्सपेक्टेड टू बी वर्कड, स्टैंडर्ड आर एक्सपेक्टेड टू बी अर्नड, एक्चुअल आर वर्कड, स्टैंडर्ड आर अर्नड। और क्वेश्चन का लास्ट टाइम द रिलेटेड पीरियड इज ऑफ 4 वीक। सारा कैलकुलेशन करना है 4 वीक का। तुम लोग बस एक बात बताओ, एक वीक में 40 घंटा काम करना था, एक वीक में 40, और मेरे को सारा कैलकुलेशन करना है 4 वीक का। एक वीक में 40, तो 4 वीक में कितना आएगा? 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 160। यानी 160 आर मेरा अवेलेबल है। अब सोचो अगर हम 50 इंप्लॉइज के बेसिस पे कैलकुलेट करें तो हर एक जन करेगा 160 आर, तो 50 इंप्लॉय कितना करेगा? 8000 घंटा। पता है ये क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल आर। इतना मैक्सिमम आर है। देखो ऑलरेडी 8000 निकाला हुआ था। अगला, पर जब हम स्टैंडर्ड आर निकालेगा तो मेरे को उसी पे निकालना चाहिए ना जितना असली में मेरे पास वर्कर्स हैं। तो 160 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 6400 आर। ये देखो ऑलरेडी निकाला हुआ था। ये दोनों निकाला हुआ था, पर ये आया कैसे हम ये जान लिया। तो मैक्सिमम आर अवेलेबल है 8000, स्टैंडर्ड आर कितना है? 6400, एक्चुअल आर कितना काम किया गया? 6000 आर। ये मेरा क्या है? एक्चुअल आर। बस खाली ये लाइन का मतलब बताओ क्या होगा? स्टैंडर्ड आर अर्नड इन 4 वीक पीरियड। स्टैंडर्ड आर अर्नड का मतलब क्या होगा? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, यानी जितना असली में बना यूनिट बनाए और बनाकर बेच के अर्न किए उसके लिए स्टैंडर्ड आर क्या लगना चाहिए? नाम है स्टैंडर्ड आर अर्नड। अर्नड का मतलब क्या? जो एक आदमी कमाया, और कमाएगा कब? जो यूनिट बना के बेचेगा उसी पे तो कमाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड आर अर्न, मतलब जितना असली में यूनिट बनाया उसके लिए स्टैंडर्ड आर। यानी पता है ये क्या दिया हुआ है? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। यहां तक नॉर्मल बात। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, इन दिस पीरियड देयर वाज वन स्पेशल डे हॉलीडे ड्यू टू नेशनल इवेंट। 4 वीक में ना एक दिन छुट्टी निकला। पहले बताओ एक वीक में कितना दिन काम करते थे? 5 डेज। तो 4 वीक में कितना दिन काम करना था? 20 डेज काम करना था, पर एक दिन का हॉलीडे निकला, यानी एक्चुअल में डेज कितना काम किया गया है? 19। ये सारा इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है सारा रेशियोज निकालने के लिए। रिवाइज स्टैंडर्ड आर निकलेगा। वैसे ही हम बोले ना कैलेंडर का एक और तरीका था, इधर ऐसे करो या सीधा ऐसे कर लो। एक्चुअल डेज है 19 डिवाइड बाय बजटेड डेज है 20 इंटू 100। अब मेरे को निकालना क्या है? अब देखो मेरे पास 4 नंबर आ गया। मैक्सिमम आर, स्टैंडर्ड आर, एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, और डेज 20 सोचे 19 हुआ। ठीक। इतना इंफॉर्मेशन के बेसिस पे 5 रेशियोज निकालना है। एक तुम लोग कैलकुलेटर में निकालेगा। पहला निकालना है एफिशिएंसी रेशियो। एक मिनट सोचो अपने आप, फॉर्मूला में गया भाड़ में। एफिशिएंसी रेशियो का फॉर्मूला क्या? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर इंटू 100। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट 7000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आर 6000 इंटू 100। एक बार निकालो कितना आ जाएगा? कितना बोला? 116.67। चलो डन।
मेरा अगला है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो क्या था? एफिशिएंसी रेशियो इनटू कैपेसिटी। कैपेसिटी में क्या होता था मेरा? एक्चुअल आर बाय स्टैंडर्ड आर। तो जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करते थे क्या मिलता था? स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आर। तो स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट 7000, स्टैंडर्ड आर कितना है? 6400। अगर तुम लोग कैलकुलेट करेगा तो ये आने वाला है 11 सही है ना ये वाला? ठीक। लास्ट में निकालना है कैलेंडर रेशियो। कैलेंडर रेशियो कैसे निकलेगा? कितना दिन सोचा हुआ था? 20। हकीकत में कितना दिन काम हो रहा है? 19। तो सीधा कैलेंडर रेशियो आएगा 19 दिन काम किए आउट ऑफ बजटेड 20, परसेंटेज के इंटू 100 कितना हो जाएगा? 95%। ठीक। अगला मेरे को दो यूसेज रेशियो निकालना है। यूसेज रेशियो हम लोग हमेशा निकालते हैं मैक्सिमम आर पे। तो देखो मैक्सिमम आर था 8000। पहले निकालना है स्टैंडर्ड यूसेज रेशियो। तो स्टैंडर्ड आर कितना था? 6400 आउट ऑफ मैक्सिमम कितना है? 8000, परसेंटेज के लिए इंटू 100 ये आ जाएगा 80%। अगला मेरे को निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी यूसेज रेशियो। यूसेज रेशियो ना ये हम लोग हमेशा निकालते हैं मैक्सिमम आर पे। मैक्सिमम आर था 8000, उसमें एक्चुअल कितना घंटा काम किया गया? 6000। तो ये कितना आएगा? 6000 बाय 8000 इंटू 100 कितना आएगा? 75%। डन। और लास्ट वाला बेकार रेशियो है, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता। यानी एफिशिएंसी रेशियो ऑलरेडी पता था, कैपेसिटी रेशियो ऑलरेडी पता था, मल्टीप्लाई करते ही एक्टिविटी रेशियो आया। अगला कैलेंडर रेशियो क्या है? असली में कितना दिन था बाय बजटेड डेज इंटू 100। और कोई भी यूसेज रेशियो आएगा वो किस पे निकालते हैं? मैक्सिमम आर पे। स्टैंडर्ड बोलेगा तो स्टैंडर्ड आर बाय मैक्सिमम आर, एक्चुअल यूसेज बोलेगा तो एक्चुअल आर बाय मैक्सिमम आर। डन। बस ये खाली जान के रखना, एग्जाम में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है और इस बार के आरटीपी में भी आया हुआ है। तो बस खाली ये 5 रेशियोज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। चलो डन। चलो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक होता है खत्म। कल हम लोग करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड।